हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे हम लोग सीटेट के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे थे, जो आने वाली सीटेट में आप लोग की बहुत हेल्प करेगा। आज भी हम लोग एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो ये है मैथमेटिक्स का। ये पेपर है 3 दिसंबर 2022 का, सॉरी, ये लास्ट ईयर हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टेबल शोन द मार्क ऑब्टेन्ड ऑफ 3 स्टूडेंट बिफोर एंड आफ्टर स्टडिंग मैथमेटिक इन अ ग्रुप। यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स शो कर रखे हैं। पहले है मानसी, मार्क ऑब्टेन्ड बिफोर स्टडिंग इन अ ग्रुप एंड मार्क ऑब्टेन्ड आफ्टर स्टडिंग इन अ ग्रुप आउट ऑफ 100। इसमें ग्रुप स्टडी करने से पहले 67 है और ग्रुप स्टडी करने के बाद 79 है। हरमन के 54 है और 60 है, एंड फैजल के 63 एंड 74 है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 3 स्टूडेंट टुगेदर इन ईच टाइप ऑफ द स्टडी। एवरेज मार्क्स पूछा है ईच टाइप में। तो हमारे पास 2 टाइप है, एक आफ्टर ग्रुपिंग स्टडी एंड बिफोर ग्रुप स्टडी। तो इसको ऐड कर लीजिए, 9 + 4 13 एंड 1 213 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 7 + 4 11 11 + 3 4 1, ये आ जाएगा 184। अब इसको 184 को 3 से डिवाइड कर दीजिए और 213 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 71 और यहाँ पे आ जाएगा 61.33। तो हमारा आंसर हो जाएगा 61.33 एंड 71 एवरेज। तो हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, हमसे सिर्फ एवरेज पूछा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 बच्चे थे जो समूह में पढ़ने से पहले अंक प्राप्त करते हैं और समूह में पढ़ने के बाद उनका तीनों का दोनों ग्रुप में एवरेज पूछा था, औसत पूछा था। तो यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन जो है सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर है बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। कह रहा है कि कौन से ग्रुप्स में, लेटर के अल्फ़ाबेट्स के कौन से ग्रुप में जो है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सिमेट्री होगी। वर्टिकल सिमेट्री मतलब जो ऐसे लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजेंटल लैटिट्यूड। ओके, सिमेट्री क्या होता है कि हम किसी अक्षर को ऐसे डिवाइड करें तो उसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल हो, और हॉरिजेंटली डिवाइड करें तो अप साइड लो के इक्वल हो और लोअर साइड अप साइड के इक्वल हो। तो यहाँ पे कौन से हैं, देखिए, जैसे हम सी को करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे एक्स हो सकता है जिसमें हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों सिमेट्री हो, लेकिन टी में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। एक्स में हो सकता है, एच में भी हो सकता है और ओ में भी हो सकता है। इसको हम अगर वर्टिकली डिवाइड करें तो दोनों पार्ट इक्वल होंगे, हॉरिजेंटल डिवाइड करें तो लोअर साइड और अपर साइड इक्वल होंगी। एच में भी ऐसे हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है, और ओ तो सभी तरीके से जितनी भी हम सिमेट्री ड्रॉ करें सब में इक्वल होगा। हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके, गॉट इट। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। एक्स एच ओ वह ग्रुप है, वह समूह है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं मौजूद हैं। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राकेश एंड सानिया आर डिस्कसिंग विथ ईच अदर। राकेश एंड सानिया 2 बच्चे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? राकेश से द रेडियस ऑफ द रेडियस इज डबल ऑफ द डायमीटर। राकेश क्या कह रहा है, रेडियस होता है वो डबल होता है किसका, डायमीटर का। तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, r/2, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड सानिया से इट इज हाफ ऑफ द डायमीटर। सानिया क्या कहती है कि रेडियस जो है हाफ होता है, रेडियस जो है हाफ होता है डायमीटर का, जो कि स्टेटमेंट सही है क्योंकि ट्वाइस ऑफ r = d। तो
तो यहाँ पे हमसे पूछा है राकेश इज करेक्ट एंड सानिया इज रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सानिया इज करेक्ट एंड राकेश इज रॉन्ग, ये ऑप्शन सही है। ओके, इस क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही है। सानिया सही बोल रही है, राकेश गलत बोल रहा है। ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बार बार रिपीट भी करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरीबा फाइंड एंगल इन वेरियस इंग्लिश लेटर एंड न्यूमेरिकल डिजिट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी विल ओनली फाइंड राइट एंगल। अरीबा जो है एक एक्टिविटी कर रही है जो वो राइट एंगल फाइंड करती है वेरियस इंग्लिश लेटर में और नंबर्स में। तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें राइट एंगल वो फाइंड कर सकती है। देखिए यहाँ पे राइट एंगल होगा नहीं, 7 में भी नहीं होगा, टी में हो सकता है, ऐसे राइट एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन के में नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। एक्स में भी मौजूद नहीं होगा। 4 में राइट एंगल हो सकता है लेकिन एन में नहीं होगा, इसमें एक्यूट एंगल होगा। एच में देखिए ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कैसे भी निकाल सकता है। ई में भी निकाल सकती है राइट एंगल, और एम में इसमें नहीं होगा। एल में राइट एंगल हो सकता है, 3 में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 में हम राइट एंगल फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 में भी इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप हो जाएगा वो H5 एंड E का ग्रुप हो जाएगा जिसमें वो राइट एंगल फाइंड कर सकती है। गॉट इट। अरीबा अंग्रेजी अक्षरों और गणितीय अंकों में कोण ढूंढती है, निम्नलिखित में से किस समूह में वो उसे केवल समकोण मिलेंगे। H5 और E वो ऐसे समूह हैं जिसमें उसे सिर्फ समकोण मिलेंगे। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फैक्टर ऑफ एनी नंबर आर द नंबर, किसी नंबर के गुणनखंड क्या होते हैं, उसके बराबर होते हैं और कम होते हैं, या उससे उसके बराबर और उससे ज़्यादा होते हैं, या सिर्फ बराबर होते हैं, या सिर्फ कम होते हैं। तो देखिए जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा बराबर और उससे कम होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो किसी नंबर को कौन कौन विभाजित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8 है तो उसको 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, और 8 खुद भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है, भाग दे सकता है। और 1 तो एक यूनिवर्सल फैक्टर है। ओके, तो ये जो है हमेशा देखिए 1 2 4 8 ये इक्वल है, और ये बाकी फैक्टर क्या है, लेस देन है। तो जो फैक्टर होते हैं किसी नंबर के वो हमेशा इक्वल और लेस देन होते हैं। ओके, किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, संख्या के बराबर या उससे कम होते हैं। अगर गुणज पूछता, मल्टीपल्स पूछता, तो मल्टीपल्स हमेशा संख्या के बराबर और संख्या से अधिक होते हैं। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Venu found his birth certificate while cleaning the home on 25th September 2021. He noted that the date of birth in the certificate was written as 5 December 1995. What was Venu's approximate age when he found the certificate? Okay, वेनु घर की सफाई कर रहा था 25 सितंबर 2021 को। उसको अपने जन्म प्रमाण प्राप्त हुआ जिसमें उसकी डेट क्या थी, 5 दिसंबर 1995 उसकी जन्म तिथि थी। तो लगभग कितनी एज हो गई, तो क्या करेंगे, देखिए 2021 में से पहले 1995 को माइनस कर देंगे। ओके, ये यहाँ हो जाएगा 6 एंड 12 इधर कैरी दे देगा, यहाँ 11 में से 2 गया 26, बाकी ये तो 26 लगभग। तो देखिए 26 ये 24 मंथ तो होगी नहीं, और 25 ईयर भी नहीं होगी। देखिए अब सितंबर है, 25 सितंबर को मिला है उसको। ओके, और उसका बर्थडे कब होता है, 5 दिसंबर को। तो उसको 2021 में बर्थडे आने में लगभग कितने महीने बाकी हैं, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, और नवंबर से दिसंबर, लगभग 2.5 महीने बाकी हैं। तो 2.5 महीने बाकी हैं, तो लगभग वो 9.5 महीने पूरे कर चुका है। तो उसकी पूरी 26 साल उम्र नहीं हो गई है, उसकी उम्र होगी 25 साल
9.5 महीने, 25 वर्ष 9.5 महीने लगभग उसकी एज हो जाएगी। गॉट इट? इस तरीके से हम लोग ये निकाल लेंगे। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो गया है, लगभग वेणु की जो उम्र है 25 वर्ष 9.5 महीने उसकी आयु है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हाइट ऑफ ए 5 पर्सन इज गिवन बिलो। 5 लोगों की हाइट दे रखी है, ऊंचाई लंबाई दे रखी है। व्हाट इज द सम ऑफ हाइट इन मीटर्स? सम पूछा है तो देखिए सम कर लीजिए। 163, 161, 156, 159 एंड 162। ओके, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 19 एंड 21। 2, 6 plus 6, 12, 12 plus 10, 22, 22 plus 6, 28 और प्लस 2 30 का 3, 5, 6, 7, 8। तो कितना होगा? 801 सेंटीमीटर होगी। दैट इज 800 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? 8 मीटर और 1 सेंटीमीटर जो है सबका योग हो जाएगा। सभी 5 लोगों की जो लंबाई का योग कितना हो जाएगा? 8 मीटर 1 सेंटीमीटर। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का हिंदी फॉर्मेट है। यहाँ पे 8 मीटर 1 सेंटीमीटर इस सबकी ऊंचाई हो जाएगी। चलते हैं। 1729 is called the Ramanujan number because it is the smallest number expressible as the sum of two cube in two different way. What is the following pair of number will give cube of this number? देखिए 1729 को एक रामानुजन नंबर कहा जाता है क्योंकि ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको दो नंबरों के 2 अंकों के घनाप के योग के तौर पर व्यक्त किया जा सकता है। तो वो कौन से 2 पेयर होंगे? तो देखिए 1729, तो यहां से तो देखिए क्लियर लग रहा है कि ये कितना है? 1000 प्लस 729 है। ओके, तो 1000 तो किसका होता है? 10 का क्यूब होता है और 729 9 का क्यूब होता है। तो एक तो पेयर हो जाएगा 10 और 9। तो देखिए हमारे 2 ऑप्शन यहाँ से ए गलत हो गया और 4th गलत हो गया। अभी इन दोनों में से सही हो सकते हैं। तो अब 1729 को कैसे कर सकते हैं हम? देखिए 2 का क्यूब कितना होता है? 4। 2 का क्यूब होता है 8 और 11 का 1331। तो ये तो हो नहीं पाएगा, तो ये भी गया। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि 12 का क्यूब कितना होगा? 1728 एंड 1 का क्यूब 1 ही रहेगा तो 1729 आ जाएगा। तो देखिए 1 और 12, 1729 को हम किसके क्यूब के तौर पे व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 और 12 के क्यूब के सम के बराबर या 10 और 9 के क्यूब के सम के बराबर। गॉट इट? हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो है हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 friends receive message on their mobile phone at an interval of 20 minutes, 30 minutes and 45 minutes respectively. They start receiving message together at a particular time. After how much time will they receive message again on their mobile phone together? देखिए तीन दोस्त हैं, 3 मित्र हैं जिनके मोबाइल पे 20 मिनट पे, 30 मिनट पर और 45 मिनट पर मैसेज आते हैं। ओके, तो फिर वो कितने टाइम बाद, ऐसा कौन सा समय होगा या कितने टाइम के बाद एक समय में तीनों के पास मैसेज आएगा? तो ये क्वेश्चन है एलसीएम का, लघुत्तम समापवर्ती का। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, 2 से 10 टाइम्स, 15 टाइम्स एंड ये 45 ही रहेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। फिर 2 से 5 टाइम्स, 15 टाइम्स एंड 45। अब ऑड नंबर खत्म हो गए,
अरे सॉरी, इवन नंबर खत्म हो गए, ऑड से ले जाइए, 3 से 5 जाएगा नहीं, 15 जाएगा एंड 15 टाइम्स, फिर 3 से लेके जाइए 5 टाइम्स, 5 एंड ये 5 टाइम, अब 5 से लेके जाइए 1 1 1, यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5, तो कितना हो जाएगा 4 9 एंड 5, 9 4 जा 36 इंटू 180, तो मिनट में है तो कितना मिनट हो जाएगा 180 मिनट, और 180 मिनट को हम 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे, आर में चेंज करेंगे तो कितने टाइम आ जाएगा 3 आर। 3 घंटे बाद जो है फिर उनके पास, तीनों के पास एक साथ मैसेज आ जाएगा। ओके, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिसीव मैसेज अगेन ऑन देयर मोबाइल फोन टुगेदर, एक साथ कब मैसेज रिसीव करेंगे, 3 घंटे के अंतराल पे वो फिर एक साथ मैसेज रिसीव करेंगे। गॉट इट, ये था इसका राइट आंसर। अलग अलग समय पर मैसेज रिसीव कर रहे थे, एक 20 मिनट पे, एक 30 मिनट पे और एक 45 मिनट के अंतराल पे मैसेज आ रहा था, तो कौन सा ऐसा समय होगा या कितने घंटे बाद तीनों के मोबाइल पर एक साथ मैसेज आएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 घंटे। गॉट इट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमंग्स द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर, इनमें से हमारे पास कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनमें से सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो इसको फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 3/4 है तो इसको हम कन्वर्ट करके देखेंगे तो 0.75 आएगा। ओके, 6/7 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 से 7 8 जा 56, 4 और 7 5 जा 35, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। लगभग हम 0.2 डिजिट तक निकालते हैं। 1/2 तो सीधा 0.5 हो जाएगा एंड 2/3 ये 0.66 हो जाएगा। 4/5 0.80 हो जाएगा एंड 5/6 ये हो जाएगा 6 8 जा 48, 6 3 जा 18। ओके, और ये ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन सा है 6/7 और सबसे छोटा कौन सा है 1/2, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है 6/7 एंड सबसे छोटा फ्रैक्शन है 1/2 इन दिए हुए फ्रैक्शंस में। गॉट इट, फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, डेसिमल वैल्यू में, दशमलव संख्याओं में, और फिर आंसर इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, ये था हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नंबर एट 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1 + 3 + 5 = 7 16। देखिए ऐड करके बता रहा है, जो ऑड नंबर्स को ऐड किया गया है। तो देखिए यहाँ तक तो 25 है, 25 + 13 कितना हो जाएगा 38, 38 प्लस नहीं 25 + 11 36, 36 + 13 49, 49 + 15 49 + 15 9 + 5 4 का 1 64 एंड 17 81। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पैटर्न के हिसाब से हमारा आंसर सिर्फ ऐड करना था, कोई पैटर्न नहीं है खास, सबको ऐड ही करना था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 81। गॉट इट, पैटर्न को देखिए तथा संख्या लिखिए, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा 81। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेट ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम आर गिवन बिलो। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर आ रहा है जिसमें हमें बिल बनाना है, फिर उसके बाद हमसे पूछता है कितने पैसे हम दुकानदार को देंगे या हमने इतने पैसे के नोट दिए,
तो दुकानदार हमें कितने पैसे वापस करेगा। इस तरह के क्वेश्चन जरूर एक पूछा जा रहा है। पैकेट ऑफ पेंसिल का रेट है 22 रुपी, पैकेट ऑफ पेन का है 37.50, इरेजर 3.50, वन शार्पनर 4.50 एंड पेस्टल शीट 48 रुपीज़ की एंड वन रूलर 10 रुपये का। हरप्रीत बाय अ पैकेट ऑफ पेंसिल, एक पेंसिल का पैकेट खरीदा है तो 22 रुपये का हो जाएगा। 2 पैकेट ऑफ पेन्स, एक पैकेट है 37.50 का, तो पेन का 2 पैकेट कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 रुपये का। ओके एंड 3 इरेजर्स, 3 इरेजर्स, एक इरेजर है 3.5 का, तो 3 इरेजर कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10 रुपये 50 पैसे का। ओके एंड वन शॉर्पनर 4.50 का है। 2 पैकेट ऑफ पेस्टल शीट, 2 पैकेट ये 96 रुपये का हो जाएगा एंड वन रूलर 10 रुपये का हो जाएगा। हाउ मच वुड ही रिक्वायर टू पे, तो देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे, ये जीरो एंड 1, 2 + 5 7 + 8 + 4 12, 12 + 6 18 का 1, 7 + 2 9 + 10, 10 + 1 11, 11 + 9 20, 218 रुपये उसको पे करना पड़ेगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर दे रखा है। हाउ मच वुड ही रिक्वायर टू पे, 218 रुपये ही नीड टू पे। ओके, यहाँ पे बिल बना लेंगे, ऐड कर लेंगे और फिर आंसर हम निकाल सकते हैं। गॉट इट। यहाँ पे जो जिस सामान के अनुसार हमने बिल बनाया उसका दाम कितना आ गया, 218 रुपये। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What will be the remainder when 10011 is divided by 101? कह रहा है 10,011 को अगर 101 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, तो डिवाइड करके हम देख लेते हैं। 10011, ओके 101 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 100 टाइम्स से जाएगा नहीं, हमें 4 डिजिट लेना पड़ेगा। ओके, तो फिर 9 टाइम्स ले जाते हैं, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0 और 9 0 9, तो देखिए क्या आएगा, 11 में से 9 गया 2। ओके, यहाँ पे 9 होगा, ये 9 और यहाँ पे भी 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0। ओके, फिर ये 1 उतार लेंगे, फिर 9 से ले जाएंगे, 909 आंसर आ जाएगा। ओके, 11 में से 9 गया 2 और ये 12, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 12 हमारा शेषफल बच जाएगा। 10,011 को 101 से भागफल देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 12। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 16, 20 एंड 24। देखिए परफेक्ट स्क्वायर सबसे लीस्ट न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या इनमें से चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है जो तीनों नंबर से डिवाइड हो, 16, 20 एंड 24। तो देखिए ये भी एलसीएम का क्वेश्चन है, पहले तो हम एलसीएम निकाल लें। इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है, लघुत्तम समापवर्ती 2 से ले जाइए 8 टाइम्स, 10 टाइम्स एंड 12 टाइम्स, फिर 2 से ले जाइए 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, फिर 2 से ले जाइए 2 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, फिर 2 से ले जाइए 1, 5 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, सॉरी फिर 3 से लेके जाइए 1 टाइम, ये 5 वैसे ही रहेगा, ये 1 टाइम और फिर 5 से लेके जाइए। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 इंटू 3 इंटू 5, 16 5 जा 80, 83 जा 240, 240 एलसीएम आ जाएगा। तो अब हम 240 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। ओके, तो कि 1600 240 से डिवाइड होता है, करके देख लीजिए।
0 से 0 कट गया, ओके। 8 3 जा 24, 820/3 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है कम्प्लीटली। 3600 को डिवाइड करके देख लीजिए, 240, 0 से 0 कट गया, ओके। और 12 2 जा 24, 12 3 जा, और फिर 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा 15। देखिए न्यूनतम संख्या पूछी है हमसे, तो 3600 हो रहा है, उससे बड़े यहाँ पे हमें नंबर है, तो न्यूनतम पूछा है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। 3600 वो परफेक्ट स्क्वायर है जो 16, 20 और 24 तीनों से डिवाइड होगा। गॉट इट। बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें न्यूनतम संख्या चुनने के लिए कहा था। अगर बड़ी से बड़ी संख्या चुनने के लिए कहता तब हम बाकी नंबर ये 6400 या 14400 को चेक करते। यहाँ के हिसाब से जो राइट आंसर है वो 3600 है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6s इन, कह रहा है 6 के दो स्थानीय मानों का प्रोडक्ट पूछा है। जैसे 2 6s, एक यहाँ 6 है और एक यहाँ 6 है, इसका जो स्थानीय मान कितना हो जाएगा 60 और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6000। दोनों का प्रोडक्ट पूछा है तो 3 जो इसके और 6 6 जा 36, ओके। 3,60,000 आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जो दोनों 600 के इस स्थानीय मान का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वो 3,60,000 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से मैथमेटिकल पेडागोजी स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन है, मैथमेटिकल टीचर पोस्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर क्लास, टेक 4 digit 7 8 4 6, मेक द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 digit नंबर सच दैट नो डिजिट इज रिपीटेड इन देम। एक मैथमेटिक टीचर ने अपने स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दिया कि 4 अंक लीजिए, 7 8 4 और 6, उनसे सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बड़ी संख्या बनाइए 4 अंकों की। शर्त यह है कि अंक रिपीट नहीं होने चाहिए। आफ्टर द वेरियस रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट, सी आस्क्स द स्टूडेंट, think about the arrangement of the digit in both the number you have formed. Can you say how the largest and smallest number is formed? Write down your procedure. वो प्रोसीजर लिखने के लिए करता है कि वो किस तरह से उन्होंने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाई, उसमें किस तरह की सोच उन्होंने विकसित की है, किस तरह समझा, उस प्रक्रिया को लिखना है। तो वो Which of the following statement is most appropriate in the above context? सबसे most appropriate पूछा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपको सभी सही लग सकते हैं, लेकिन most appropriate पूछा है, सबसे सही कथन above context के अनुसार, ओके। कह रहा है द टीचर इज सेविंग हर टाइम ऑफ असेसिंग द स्टूडेंट बाय आस्किंग ए स्टूडेंट टू असेस देयर आंसर देमसेल्फ। टीचर सिर्फ अपना टाइम बचा रहा है, ओके। वो बच्चों को इंगेज रखना चाहता है और इसी तरह वो आकलन करना चाहता है। या द टीचर इज कीपिंग द स्टूडेंट इंगेज टू मेंटेन डिसिप्लिन। टीचर बच्चों को डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन करने में इंगेज रखना चाहता है कि बच्चे बिजी रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो वो डिसिप्लिन मेंटेन बना रहेगा। या फिर द टीचर वांट टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द आंसर गिवन बाय देम। टीचर ये जानना चाहता है कि बच्चों ने किस तरह की सोच की प्रक्रिया को इस क्वेश्चन में लगाया। ये स्टेटमेंट सही है। द टीचर इज कन्फ्यूजिंग, द टीचर का उद्देश्य है कि बच्चों को कन्फ्यूज कर दे। द टीचर इन कन्फ्यूजिंग द स्टूडेंट हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर सो दैट दे चेक देयर आंसर अगेन। नहीं, ये सारे स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पे टीचर जो है बच्चों के सोच की प्रक्रिया को जानना चाहता है, ओके। ये सबसे सही कथन है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉट इट। यहाँ पे जो शिक्षक जो है छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों में सम्मिलित उनकी चिंतन प्रक्रिया को समझना चाहती है और कोई उसका उद्देश्य नहीं है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्या यूज नहीं किया जाता है? ओके, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, एनसीडोटल रिकॉर्ड्स, टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड फील्ड ट्रिप्स। इनमें इन चारों ऑप्शन में से जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्या यूज नहीं किया जाता है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्या यूज नहीं किया जाता है? थर्ड आंसर, टर्म एंड एग्जामिनेशन नहीं यूज किया जाता है। ओके, निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है? तो संक्रांत परीक्षा, जो लास्ट वाली जो है परीक्षा होती है, एनुअल एग्जाम जिसे हम कहते हैं, वो परीक्षा यूज नहीं की जाती है। इसमें छात्रों का पोर्टफोलियो और उपख्यानात्मक अभिलेख और क्षेत्र भ्रमण की जो ये सब समेटिव असेसमेंट के लिए हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए होता है, और संक्रांत परीक्षा समेटिव असेसमेंट। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैथमेटिक टीचर पोस्ट द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम इन हिज स्टूडेंट। वन कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर हैज 12 पेजेस। एवरी डे 10,500 कॉपीज आर प्रिंटेड। हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे? एक मैथमेटिक टीचर ने अपने बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम रखी कि हर दिन एक न्यूज़पेपर में 12 पन्ने होते हैं और हर रोज़ लगभग 10,500 अखबार छपते हैं, तो टोटल कितने पेजेस लगते होंगे? A student respond that the answer would be between 1,25,000 to 1,30,000. Which of the following statement is correct in the above context? स्टूडेंट ने आंसर भी दे दिया कि 1,25,000 और 1,30,000 के बीच में पेपर हो सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बताया, तो कौन सा कथन सही है? द टीचर शुड डिस्करेज द स्टूडेंट। देखिए ये नेगेटिव वर्ड है, डिस्करेज करना, डिस्करेज हमें करना ही नहीं है बच्चों को। फिर है एस्टिमेशन यूज्ड इन डेली लाइफ मैथमेटिक, हैंस द टीचर शुड अप्रिशिएट द स्टूडेंट एस्टिमेशन टू आंसर टू नियर एक्यूरेसी। देखिए ये जो अप्रिशिएट है ना, ये एक अच्छा वर्ड है, टीचर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उसकी जो अनुमान लगाया है स्टूडेंट ने उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वो डेली लाइफ में हम एस्टिमेशन को यूज करते हैं। थर्ड है टीचर शुड इग्नोर, ये भी नेगेटिव वर्ड है, इग्नोर नहीं करना है। मैथमेटिक रिक्वायर एग्जैक्ट आंसर, मैथमेटिक में एग्जैक्ट आंसर की जरूरत होती है, एस्टिमेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत है। एस्टिमेशन के ऊपर तो एक चैप्टर दिया जाता है बेस्ड, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये सही है। एस्टिमेशन इज यूज्ड इन डेली लाइफ मैथमेटिक, हैंस द टीचर शुड अप्रिशिएट द स्टूडेंट एस्टिमेशन ऑफ आंसर टू नियर एक्यूरेसी। ओके, उसको बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुमान रोजमर्रा की गणित में इस्तेमाल होता है, अतः शिक्षक को छात्र के अनुमानित उत्तर में लगभग सटीक होने की प्रशंसा करनी चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to NCF 2005, which of the following represent a vision of classroom environment for doing mathematics? NCF 2005 का जो गणित के प्रति जो दृष्टिकोण है, क्लासरूम का environment for doing mathematics, कक्षा का जो वातावरण बनाना है गणित के लिए, उसका क्या दृष्टिकोण है, ये पूछा है। Student working in a group and looking for different strategy to solve a problem while making connection with real life situation। स्टूडेंट ग्रुप में काम करें और डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करें विथ रियल लाइफ सिचुएशन, ये बात तो सही है। स्टूडेंट सॉल्विंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एग्जाम्पल सॉल्व बाय टीचर। स्टूडेंट सिर्फ टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें जो टीचर द्वारा कराए जाते हैं, ये एकदम दृष्टिकोण नहीं है। टीचर रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड सीइंग मिस्टेक एज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। टीचर जो है जो प्रक्रिया है गणित की उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है और बच्चों की मिस्टेक को एक अवसर के रूप में देख रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट कॉपिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट सिर्फ ब्लैक बोर्ड से आंसर को कॉपी कर रहे हैं, ये दृष्टिकोण नहीं है। तो हमारा ए और
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, बच्चे इंगेज रहें, ग्रुप में एक्टिविटी करें, एक दूसरे से कोलैबोरेशन के साथ नई नई प्रॉब्लम को उसके नए नए तरीके सीखें सॉल्व करने के, और रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जो मिस्टेक है बच्चे को वो टीचर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे। तो ये विजन है एनसीएफ 2005 का कि कक्षा का पर्यावरण जो है गणित पढ़ाते समय कैसा होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ए और सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक टीचर वांट हर स्टूडेंट अप्रिशिएट द यूज ऑफ डाटा हैंडलिंग in daily life for organizing, representing and interpreting the information. Which of the following help the teacher to achieve the learning outcome? एक प्राइमरी स्कूल की मैथमेटिक टीचर है, वो अपने बच्चों को क्या डाटा हैंडलिंग जो है डेली लाइफ में सिखाना चाहती है कि किस तरह वो डाटा को कलेक्ट करें, उसको रिप्रेजेंट करें और इंटरप्रेट करें। तो इनमें से क्या जो है सही रहेगा। डिस्कस सॉल्व एग्जाम्पल विद द टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल शेयर करें, ये इस तरह से पढ़ा सकती है। या यूजिंग वेरियस रेलवे टाइम टेबल सर्वे पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, वेरियस रेलवे के टाइम टेबल यूज कर सकती है जो वेरियस न्यूज़पेपर में निकलते हैं, ये भी सही है। एक्सप्लेनिंग वेरियस वे ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, कई प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के जो है डाटा रिप्रेजेंटेशन के तरीके बता सकती है। या टीचिंग देम वेरियस फॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा, उन्हें एक फॉर्मेट जो पहले से फॉर्मेट बनाया गया है वही सिर्फ बताना चाहिए उसे। तो उसे क्या करना चाहिए, तो हमें रियल लाइफ में चीज़ों को, अभी हमने एनसीएफ में पढ़ा कि एनसीएफ का विजन क्या है, रियल लाइफ से चीज़ें बच्चे जोड़ के सीखे। तो क्या है, यूजिंग वेरियस रेलवे टाइम टेबल सर्वे पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, इस तरह का तरीका वो यूज कर सकती है अपने बच्चों को सिखाने के लिए। इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। गॉट इट। विविध रेल समय सारणियों को समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षण आदि का उपयोग करना अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। गॉट इट, ये था हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन इन प्राइमरी क्लास, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे उचित तरीका कौन सा है कि प्राइमरी क्लास में प्राथमिक स्तर पर भिन्नों की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए। राइटिंग अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट आप ये लिख देंगे कि फ्रैक्शन आज हमें पढ़ना है और फ्रैक्शन क्या होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो ये नहीं करना है। राइटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन देन मेकिंग अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द, आप नंबर लाइन के थ्रू पढ़ाएंगे तो ये भी उनको समझ में नहीं आएगा। ये तो सब डिडक्टिव मेथड हो गए। हमें इंडक्टिव मेथड की तरफ से कि हम पहले एग्जाम्पल्स देंगे, बच्चे उसमें से खुद ऑब्जर्व कर लेंगे। थर्ड है यूजिंग पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी विथ सिमेट्रिकल कट आउट्स ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन, हमें सर्कल और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का यूज करना चाहिए। ओके, तो ये तरीका सही है। गिविंग टू एग्जाम्पल ऑफ ए फ्रैक्शन, आस्किंग द स्टूडेंट टू राइट द सिमिलर एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन इन देयर नोटबुक। ओके, हम दो एग्जाम्पल बता देंगे फ्रैक्शन के, तो ये भी तरीका सही नहीं है। हमें जैसे केक का है, पिज़्ज़ा का है, इस तरह के एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे कि एक सर्कुलर पिज़्ज़ा था, उसमें से हमने 5 टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए, एक आपने खा लिया। तो इस तरह के सर्कल और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का, सिमेट्रिकल स्ट्रिप का हम यूज कर सकते हैं। ओके, वो भी प्राइमरी लेवल पे इंट्रोड्यूस करना है हमें फ्रैक्शन। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति प्राथमिक कक्षा में भिन्न की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए अति उपयुक्त है? तो अति उपयुक्त है वृत्तीय और आयताकार पहियों को
सम्मित कटआउट्स के साथ भिन्नों के निरूपित करने के लिए कागज मोड़ने की गतिविधियों का प्रयोग करना। बाकी ये सब तो डिडक्टिव मेथड है कि डायरेक्ट हमने बता दिया और बच्चे उसको रट लेंगे। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैथमेटिक हैज़ इट ओन लैंग्वेज ऑफ वर्ड एंड सिंबल विच इज फार रिमूव फ्रॉम द एवरीडे स्पीच ऑफ द स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ गिवन स्टेटमेंट। देखिए मैथमेटिक्स की कह रहा है कि मैथमेटिक्स की एक अपनी भाषा होती है, एक अपने शब्द होते हैं और चिन्ह होते हैं, लेकिन वो हमारी एवरीडे जो दिनचर्या है उससे दूर हो गए। तो बच्चों को ये सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे भी पूछा है, सबसे उचित अच्छा कथन कौन सा होगा? टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट मेमोराइज द वोकेबलरी। टीचर को बच्चों को मैथ से रिलेटेड वोकेबलरी रटने में मदद करनी चाहिए, ये एकदम नहीं करना है रोट लर्निंग। टीचर शुड कंटेक्चुअलाइज द मैथमेटिक प्रॉब्लम एंड मेक मैथमेटिक एज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस। ये कर सकती है टीचर जो है मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट को शेयर करे, प्रॉब्लम उनके सामने रखे और गणित को डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ाए, संबंधित करके पढ़ाए और बच्चे भी उनको समझाए कि गणित जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ओके। थर्ड है टीचर शुड फोकस ओनली ऑन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक टू हेल्प स्टूडेंट लर्न द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक। लैंग्वेज सिखाने के लिए मैथमेटिक की सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम कराए तो ये भी एक्टिविटी सही नहीं है। टीचर शुड डिस्प्ले द चार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल एंड फॉर्मूले इन द क्लासरूम। मैथमेटिक सिंबल और फॉर्मूले का एक चार्ट लगा दे क्लासरूम में, तो ये भी सही नहीं है। ये जो सेकंड ऑप्शन है अबव कंटेक्स्ट के अनुसार सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। ओके। शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए और गणित को विद्यार्थियों के जीवन अनुभव का भाग बनाना चाहिए। इससे जो है बच्चे गणित से रिलेटेड शब्द चिन्ह को अपनी दैनिक जीवन में यूज कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A class 5th student is able to classify two-dimensional shape into category based on their property. According to Van Heele theory of geometrical development, she is at dash level of geometrical reasoning. एक क्लास 5th की स्टूडेंट है, वो सक्षम है, एबल है क्लासीफाई वर्गीकरण करने में टू डायमेंशनल शेप्स को। ओके। उनके शेप्स के आधार पर और उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर वर्गीकृत कर सकती, क्लासीफाई कर सकती। तो वैन हीले के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट के अनुसार वो किस लेवल पे है? ओके। तो वो किस लेवल पे है? एनालिसिस लेवल पे है, विश्लेषण के स्तर पर वो पहुंच चुकी है क्लास 5th की छात्रा। ओके। और ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, ये पहले भी पूछा जा चुका है कि वैन हीले के अनुसार ये किस स्तर पर पहुंची है, तो विश्लेषण स्तर पर वो पहुंच चुकी है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक टीचर possesses द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम टू हिज स्टूडेंट। एक प्राइमरी क्लास की मैथमेटिक टीचर ने वर्ड प्रॉब्लम रखा बच्चों के सामने। समीना गोज टू बेड एट 10 minutes to 9। समीना जो है 8:50 पे सोने के लिए चली जाती है। 10 minutes to 9 लिखा है, दैट इज 8:50 होता है वो, 8:50 PM। एंड कीर्ति गोज टू 20 minutes लेटर देन समीना। और कीर्ति 20 मिनट बाद जाती है समीना के बाद। वॉट टाइम डस कीर्ति गो टू बेड। अब पूछेगी कीर्ति कितने टाइम जाती है बेड में। वन ऑफ द स्टूडेंट गेव 20 एज द आंसर। उसमें से एक लड़के ने आंसर क्या दिया कि 20 आंसर दिया उसने। ही एक्सप्लेन इट्स से कीर्ति गो टू बेड 20 minutes लेटर, सो द आंसर मस्ट बी 20। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन द आंसर गिवन बाय स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। न्यूमैन के अनुसार जो आंसर दिया गया बच्चे के अनुसार वो किस तरह का उदाहरण? कॉम्प्रिहेंशन एरर है, रीडिंग एरर है, प्रोसेस स्किल एरर है या केयरलेस एरर है?
तो देखिए उसने बच्चे ने सुना कि 20 मिनट लेटर जाती है तो उसने आंसर 20 दिया, तो वो कॉम्प्रिहेंशन एरर है, उसको समझ में नहीं आया, समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। रीडिंग एरर नहीं है, प्रोसेस स्किल उसकी प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है, केयरलेस एक जानबूझ के या केयरलेसनेस के अनुसार की गई गलती है, तो ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंशन एरर है। गॉट इट। बोध की कमी है, अर्थ बोध मतलब अर्थ समझने में उसकी त्रुटि हो गई है। न्यूमैन के अनुसार जो छात्र ने जो गलती की है वो अर्थ, उसका कुछ प्रश्न का अर्थ समझने में गलती कर दी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NCF 2005 emphasized that school mathematics must be activity oriented. This is because NCF 2005 के अनुसार जो बताया गया है कि मैं स्कूल की मैथमेटिक्स है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड, गतिविधि आधारित होना चाहिए। ऐसा क्यों? इट हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप स्किल टू लर्न लाइवलीहुड, ये एक कौशल डेवलप करता है, विकसित करता है कि बच्चे अपनी रोजी कमा सकें। लाइवलीहुड नहीं। इट मोटिवेट स्टूडेंट टू सॉल्व मीनिंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक, गतिविधि आधारित मैथमेटिक क्या है, प्रोत्साहित करता है कि एक अर्थपूर्ण जो समस्या का समाधान कर सकें, ये सही है। इट प्रोवाइड कंक्रीट एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक, ये कंक्रीट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ओके, एंड इट प्रोवाइड रिक्रिएशन टाइम टू चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस, रिक्रिएशन टाइम जो है प्रोवाइड करता है। तो ऐसा रिक्रिएशन टाइम नहीं, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट आंसर। ओके, क्या क्या हमारे ऑप्शन है? यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के लिए नहीं, विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने और सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव का उपलब्ध कराता है, और यह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराता है। सिर्फ मनोरंजन का नहीं है, मनोरंजन के साथ अगर सीखने के साथ मनोरंजन हो रहा है तो वो चीज़ सही है। तो हमारा बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ असेसमेंट इज आर अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट फेसिंग मैथमेटिक एंजाइटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा जो आकलन का जो तरीका है वो यूज किया जाना चाहिए उन बच्चों के लिए जो मैथमेटिक एंजाइटी ठीक से जूझ रहे हैं या गणितीय पढ़ने में समस्या आ रही है उनको, तो इस तरह के कौन सा आकलन उनके लिए यूज करना चाहिए? नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट, समेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इनमें से हमें कौन सा किस तरीके का यूज किया करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे हमें यूज करना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। बी एंड डी जो है दो तरीके हैं जिन्हें हम इस तरह के बच्चों को आकलन करने के लिए यूज कर सकते हैं। गॉट इट। गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में कौन सा आकलन का साधन उपयुक्त है? तो सहयोगात्मक, ग्रुप में सीखे और रचनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a mathematics classroom, a student count on his finger to solve the problem on addition in the following way: 3 plus 9, that is, and 9 plus 3. Which of the following statement is most appropriate regarding the above process used by the student? एक मैथमेटिक क्लासरूम में गणित की कक्षा में एक जो बच्चा है वो अपनी फिंगर्स का यूज करता है एडिशन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो इस प्रक्रिया में जो सबसे उचित कथन चुनना है हमें इस प्रक्रिया के संदर्भ में। दिस प्रोसेस शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज़ नॉट एल्गोरिथम, इस प्रक्रिया को इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है।
द स्टूडेंट इज अनेबल टू यूज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन एडिशन। स्टूडेंट जो है कम्यूटेटिव लॉ जो है एडिशन का यूज करने में समर्थ नहीं है। ओके हो सकता है। द स्टूडेंट शुड बी डिस्करेज टू काउंट द फिंगर। फिर वही डिस्करेज नहीं करना है हमें किसी भी तरीके से कि फिंगर्स का यूज ना करें, हम उसे डांट के बता दें कि फिंगर्स का यूज नहीं करना। एंड फोर्थ, इट इज़ अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन। ये एकदम अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम है, तो ये अप्रोप्रिएट भी नहीं है क्योंकि वो कब तक फिंगर्स का यूज करेगा, प्राइमरी लेवल पे है तब तो ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। जो स्टूडेंट जो है कम्यूटेटिव लॉ को समझ नहीं है उसकी कि 3 + 9 भी 12 होता है और 9 + 3 भी 12 होता है। ओके, ये समझ को विकसित नहीं कर पाया है अभी तक। ओके, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर था। छात्र योग पर आधारित समस्या समाधान में योग के क्रम विनिमय नियम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है, उसको डिस्करेज नहीं करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन मैथमेटिक। इनमें से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या गणित से संबंधित प्रश्नों के समस्या समाधान का तरीका नहीं है। सॉल्विंग बैकवर्ड्स, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, रोट मेमोराइजेशन एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। तो देखिए यहाँ पे जो सीटेट और या फिर एनसीएफ में रोट मेमोराइजेशन जहाँ भी है वो एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है और इसका आंसर यही हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही तरीका नहीं है, तो रोट मेमोराइजेशन वो तरीका नहीं है। हम स्पेशली मैथ्स में तो रोट मेमोराइजेशन का यूज कर ही नहीं सकते। हम जब तक हम प्रोसेस नहीं सीखेंगे, प्रक्रिया नहीं सीखेंगे, तब तक हमें नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ नंबर चेंज हो जाएंगे वहाँ पे पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो हम रट तो सकते ही नहीं है गणित में। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन, रोट मेमोराइजेशन। निम्नलिखित में कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है, तो रट कर याद करना है ये तरीका नहीं है। बाकी ये सब क्या है, ये सब तरीके हैं, प्रयास और त्रुटि, चित्रात्मक निरूपण, पश्चिगामी रूप में हल करना। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A mathematics teacher posed the following question to his student: write a pair of integer whose sum give negative integer. The above question is an example of। कह रहा है कि एक टीचर ने अपने बच्चों के सामने, छात्रों के सामने एक प्रश्न रखा कि दो ऐसे नंबरों का जोड़ा लिखो जिनको योग करने पे क्या हो, नेगेटिव इंटीजर, हमें नेगेटिव नंबर प्राप्त हो। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है, तो ये सिंपल सा है, इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह के नंबर लिखेंगे, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। किस तरह का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। गॉट इट। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक आंसर होता है, फिक्स आंसर होते हैं, जैसे 2 + 2 क्या होगा, तो 4 होगा, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता है। तो ये अपने आप में जो टीचर के द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। गॉट इट। पूर्णांकों का एक जोड़ा लिखे जिसका जोड़ योगफल ऋणात्मक पूर्णांक आए, तो ये खुले सिरे वाला प्रश्न है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In mathematics, from concrete object we abstract set of natural number. In this set we include 0, get set of whole number. We include negative number. In this set we get a set of integer. To integer we add positive and negative fraction. We get a rational number. The above statement reflect this. कथन है कि हम कंक्रीट ऑब्जेक्ट से पहले नेचुरल नंबर बनाते हैं, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं तो नेचुरल नंबर बनाते हैं 1 2 3 4, फिर हम उसमें 0 को ऐड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या में क्या ऐड कर देते हैं,
फिर नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं तो इंटीजर्स मिल जाता है, पूर्णांक मिल जाते हैं। पूर्णांक में हम पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन जोड़ देते हैं तो हमें रेशनल नंबर मिल जाता है, परिमेय संख्या मिल जाती है। तो ये कथन किस बात को बताता है? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, जो कॉन्सेप्ट्स का है, जो लीनियर अरेंजमेंट के बारे में बता रहा है, या हायरार्किकल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, कंक्रीट नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, या कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स मूव फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है हायरार्किकल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, जो अबव स्टेटमेंट है, जो अबव कथन है, वो क्या कह रहा है? हायरार्किकल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इसका राइट आंसर होगा। गणित के पदानुक्रमिक स्वभाव को ये दर्शाता है। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर था। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा? कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताया जाएगा। और इस जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। सीटेट में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं तो इस सेशंस को देखिए, लाइक कीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे जल्द ही एक नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके।